नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सोनू जी के जीएस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे गुरुवृत्ति 2026, जो कि इसका एग्जाम अगस्त में 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक फाइनल ले लिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच लेके आए हैं, जो कि आपकी तैयारी को और ही बेहतर बनाएगी। तो साथियों, क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि उसके सिरों पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो यह ओम के नियम से संबंधित है दोस्तों। ओम के नियम कहता है कि V बराबर आई आर। क्या दोस्तों? V बराबर आई आर। V दिया हुआ है 50 वोल्ट, R दिया हुआ है कितना 10, तो आई निकालेंगे दोस्तों। तो आई बराबर हो जाएगा 50/10, यानी कि 10 × 50 यानी कि 5 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग सामान्यतः विद्युत तार बनाने में किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। क्या दोस्तों? कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग सामान्यतः विद्युत तार बनाने में किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। तो इनमें से किसकी विद्युत चालकता अधिक होती है दोस्तों? तो वो है दोस्तों तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि मानव शरीर में पाचन के दौरान प्रोटीन को सरल अमीनो अम्लों में बदलने की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में बदलने की प्रक्रिया होती है जो कि है दोस्तों, जो कि छोटी आंत में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद वापस लेने का निर्णय लिया था। क्या दोस्तों? असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद वापस लेने का निर्णय लिया था। तो वह है दोस्तों चौरी चौरा घटना के बाद। क्या दोस्तों? चौरी चौरा घटना के बाद, जो कि यह हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। क्या दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को। तो आइए देखते प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचता है। क्या दोस्तों? कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचता है। तो वह है दोस्तों केरल राज्य के तट पर। कहाँ दोस्तों? केरल राज्य के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते प्रश्न संख्या 6 को। 6 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या दोस्तों? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? तो वह है दोस्तों 42वां संशोधन। कितना संशोधन दोस्तों? 42वां संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए और आपूर्ति समान रहे तो सामान्यतः उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या दोस्तों? यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए और आपूर्ति समान रहे तो सामान्यतः उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो वह दोस्तों मूल्य बढ़ जाता है। क्या होता है? मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। इधर तो प्रश्न संख्या 8 को। 8 कहता है कि मिशन म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र में तकनीकी क्षमता बढ़ाना है। तो यह है दोस्तों मौसम पूर्वानुमान लगाता है दोस्तों। मिशन म्यूजियम है जो कि मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, इनका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। 9 कहता है कि यदि किसी कुट भाषा में अर्थ को FBSUI तो उसी नियम के अनुसार प्लांट का कुट क्या होगा। अर्थ को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? FBSUI, यानी कि ई को लिखा जा रहा है F, यानी कि +1 हो रहा है दोस्तों। ए को लिखा जा रहा है B, यानी कि +1 हो रहा है। सब में प्लस एक के फॉर्मेट में है दोस्तों। तो प्लांट के क्या लिखा जाएगा दोस्तों? QMBOU। क्या दोस्तों? QMBOU। आप लोग सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। क्या दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो वह है दोस्तों थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बल शून्य हो। क्या दोस्तों? कुल बल शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है और बल शून्य होता है दोस्तों, तो वस्तु विराम में हो सकती है या समान वेग से चल सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों? कि वस्तु विराम में हो सकती है या समान वेग से चल सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। देखिए प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन सा धातु है जो कि सामान्य तापमान पर पानी से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो वो है दोस्तों सोडियम, जो कि खुला में भी छोड़ते हैं तो ये विस्फोट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखते प्रश्न संख्या 13 को। 13 कहता है कि पुस्तक को अगर अध्ययन लिखा जाए, पुस्तक को अध्ययन यानी कि पुस्तक से अध्ययन किया जाता है तो भोजन से हमें क्या मिलता है, तो भोजन से पोषण होता है, यानी कि वृद्धि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध मुख्य रूप से किस कारण किया गया था। क्या दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में विरोध मुख्य रूप से किस कारण से किया गया था दोस्तों? तो यह था दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत में 1908 में स्थापित किया गया था, 1928 में स्थापित किया गया था, और इसमें भारतीय 21 सदस्य नहीं थे। क्या दोस्तों, कि साइमन कमीशन में जब बना था तो इसमें भारतीय 21 सदस्य नहीं थे, तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसी कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि रवि 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। क्या दोस्तों, रवि 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो देख लेंगे 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी कि दाएं मुड़ा तो 5 किलोमीटर चला दोस्तों। इसके बाद फिर बाएं मुड़कर कितना चला दोस्तों, 12 किलोमीटर। बाएं मुड़ा तो कितना चला, 12 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से था, प्रारंभिक स्थान यहाँ था दोस्तों, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यह किस दिशा में है दोस्तों, इधर ईस्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्व दिशा में है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि यकृत ग्रंथि हो दोस्तों। पिछले क्लास में हम करा चुके हैं कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1.5 kg होता है दोस्तों। 2.5 kg होता है। तो आइए देखते प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 का था कि निम्नलिखित में से विषम यानी ओड वन आउट चुनिए। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज है जो कि 2D है, वर्ग है 2D, वृत्त 2D, और घन है जो कि 3D ज्यामितीय है, यानी कि सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते प्रश्न संख्या 19 को। तो प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 कहता है श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला दिया हुआ है दोस्तों 5, 10, 20, 40 और 80 के फॉर्मेट में। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि 5 में अगर 2 गुना करते हैं तो 10 हो जाता है, 10 में 2 गुना करते हैं तो 20 हो जाता है, 20 में 2 गुना करते हैं तो 40, और 40 में 2 गुना करते हैं तो 80, 80 में 2 गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल 2 के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 कहता है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक्स। क्या दोस्तों, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो IMEC का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार एवं संपर्क का बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते प्रश्न संख्या 21 को। 21 कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, क्या दोस्तों, द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो द्रव्यमान सभी जगह सेम रहता है दोस्तों, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। अगर भार की बात करें यानी वजन की बात करें दोस्तों, तो वस्तु का भार जब चंद्रमा पर जाता है तो वह 1/6 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है, 1/6, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 कहता है ए बी का भाई है। क्या दोस्तों, ए है जो कि बी का भाई है, यानी कि ये दोनों भाई बहन है दोस्तों। सी है जो कि बी का माँ है। क्या दोस्तों, सी है जो कि बी का माँ, यानी कि माँ बेटी हो गई दोस्तों। और डी है जो सी का पिता है, यानी कि ई हुआ, डी हुआ जो कि सी का पिता है, और सी है जो कि बी का माँ हुआ। तो ए हुआ, क्या हुआ दोस्तों, पोती, और डी से क्या संबंध है, पोती और पिता का, पोती और दादा का। तो ए और डी से क्या संबंध होगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों पोता और दादा का। क्या होगा, पोता और दादा का, क्योंकि ए और बी भाई बहन है। तो देख लेंगे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को।
प्रश्न संख्या 23 का था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है। क्या दोस्तों, एक कमरे के तापमान पर यानी कि सामान्य तापमान पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन है, तो वह है दोस्तों फ्लोरीन। क्या है दोस्तों, फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। 24 कहता है कि एक पंक्ति में रोहित बाएं से 18वें तथा दाएं से 23वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछे दोस्तों तो दोनों को जोड़ लेंगे। क्या दोस्तों, दोनों को जोड़ लेते हैं और -1 कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 + 23 कितना हो जाएगा, 41। 41 में से 1 घटा लेते हैं तो हो जाता है 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसा प्रश्न है दोस्तों तो दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे और सीधा टिक करेंगे दोस्तों। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1919 में, क्या दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में, की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो ये है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 कहता है यदि 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2026 का कौन सा दिन होगा। तो देख लेंगे दोस्तों कि ये लीप ईयर में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो 25 और 26 दोनों में से कोई लीप ईयर नहीं है दोस्तों, तो इसमें सीधा +1 करके और अगला दिन को हम लोग निकाल लेंगे। तो शुक्रवार में +1 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों शनिवार, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। 27 कहता है मानव शरीर में डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। मानव शरीर में डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है दोस्तों, तो वह है दोस्तों केंद्रक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। 28 कहता है कि यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल सुगंधित है। क्या दोस्तों कह रहा है कि सभी फूल है जो कि गुलाब है और सभी कुछ फूल है जो कि सुगंधित है, तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा। तो सभी गुलाब सुगंधित है नहीं दोस्तों, कुछ गुलाब या कुछ फूल सुगंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बी कहता है कुछ गुलाब सुगंधित हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ फूल सुगंधित हो सकते हैं, तो फूल में है जो कि गुलाब है, तो कुछ गुलाब सुगंधित हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। कॉफी उत्पादन राज्य में किस राज्य में होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है भारत के। तो वो है दोस्तों कि कर्नाटक राज्य है जो कि कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी यानी प्रथम स्थान पर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। 30 कहता है कि भारत का गगनयान मिशन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है। तो गगनयान मिशन है जो कि दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, इससे ही संबंधित है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। गगनयान मिशन का यही उद्देश्य था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि यदि चालक में 4 एम्पियर धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। क्या दोस्तों, किसी चालक में 4 एम्पियर धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो चालक से कुल कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत आवेश यानी कि Q बराबर हो जाता है दोस्तों I गुना T। क्या दोस्तों, I गुना T। तो देख लेंगे हम लोग I कितना है 4 और T होता है समय होता है जो कि सेकंड में होता है दोस्तों। तो मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेंगे, यानी कि 5 × 60 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60 × 5 300, 300 चौका 1200 कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि यदि घड़ी में समय 3:30 बजे हो तो घंटों और मिनटों की सुई के बीच का छोटा कोण कितना होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 75 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। प्रश्न संख्या 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है लेकिन अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहता है। क्या दोस्तों, अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहता है लेकिन वह उत्प्रेरक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वो ऐसा कौन सा पदार्थ है। तो वो है दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। 34 कहता है एक कथन कारक से संबंधित है दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न। कथन कहता है कि सभी डॉक्टर शिक्षित हैं और कुछ शिक्षित लोग हैं जो कि
लेखक हैं, और दूसरा कहता है दोस्तों कि कुछ डॉक्टर लेखक हैं और सभी डॉक्टर शिक्षित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केवल दो सही है, यानी कि कुछ डॉक्टर लेखक हैं और सभी डॉक्टर शिक्षित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे दोस्तों? तो वे थे दोस्तों वीर कुंवर सिंह। कौन थे दोस्तों? वीर कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यह कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि 35 प्रश्न से आप लोग को कितना प्रश्न सही हुआ है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रत्येक अक्षर का स्थान उल्टा कर दिया गया, प्रत्येक अक्षर का स्थान उल्टा कर दिया, यानी कि ए को 26 लिख दिया गया, बी को 25 लिख दिया गया और जेड बराबर 1 लिख दिया गया, तो कोड को क्या दोस्तों? कोड को क्या योगफल कितना होगा? कोड यानी कि सी कहने का मतलब है दोस्तों, तो इसका योगफल हो जाएगा दोस्तों 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख लीजिएगा उल्टा करके, तो सी के मान स्थान पर आ जाएगा 24वां, डी के मान स्थान पर आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 23वां, और ये आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा 22वां। आप लोग देख लीजिएगा, ये आ जाएगा लगभग 16 पे। तो इसका सोल्यूशन करके आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 81। आइए देखते प्रश्न संख्या 37 को। 37 कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्या दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो पिछले क्लास में यह प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होता है? तो वो होता है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है दोस्तों, मानव शरीर के जांघ में पाया जाता है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो होता है दोस्तों स्टेपिस, स्टेपिस जो कि कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कान में। तो आइए देखते प्रश्न संख्या 38 को। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि संविधान के किस आर्टिकल में सीएजे का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में सीएजी का उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 148 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते प्रश्न संख्या 39 को। 39 कहता है कि सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर हैं। क्या दोस्तों? कि सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर हैं। दूसरा कहता है दोस्तों कि कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं और सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह रीजनिंग का प्रश्न है, कथन और कारक से संबंधित। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल दो, कि कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं और सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 40 को। 40 कहता है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्या घर यानी मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य था दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं कि मुफ्त बिजली योजना का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या दोस्तों? कि घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते प्रश्न संख्या 41 को। 41 कहता है कि यदि किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, किसके सामने दोस्तों? उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखी जाती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा दोस्तों जो कि आभासी, सीधा एवं छोटा होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता है, आभासी होता है एवं सीधा होता है। आइए देखते प्रश्न संख्या 42 को। 42 कहता है कि पी क्यू का पुत्र है। क्या दोस्तों? पी क्यू का पुत्र है। तो देख लेंगे क्यू का पुत्र कौन है? पी है, तो यानी कि बाप बेटा का रिश्ता हो गया दोस्तों। और कहता है आर पी की बहन है। क्या दोस्तों? आर है जो कि पी की बहन है, यानी कि भाई बहन का रिश्ता हो गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों कहता है एस आर की माता है। क्या दोस्तों? एस है जो कि आर की माता है, एस है जो कि आर की माता है। यहाँ पे माता पिता के रिलेशन बन गया। तो कहता है दोस्तों कि क्यू और एस है जो कि क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जुड़ा हुआ है। क्यू और एस में क्या संबंध होगा? तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों कि ये दोनों बाप बेटा का रिश्ता था और ये दोनों भाई बहन का रिश्ता था और ये दोनों माता पिता का रिश्ता है दोस्तों। तो एस क्यू से संबंधित होगा दोस्तों पति और पत्नी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 43 को। 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है? अम्ल वर्षा के निर्माण में प्रमुख भूमिका कौन सी गैस निभाती है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी गैस है जो कि अम्ल वर्षा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो वह है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को।
तो 44 कहता है, ये भी कथन कारक से संबंधित है दोस्तों, कि सभी शिक्षक पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग वैज्ञानिक हैं। और दूसरा कहता है कि सभी वैज्ञानिक शिक्षक हैं और सभी शिक्षक पढ़े लिखे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी वैज्ञानिक शिक्षक हैं और सभी शिक्षक पढ़े लिखे हैं, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को। 45 का था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है, जो दोस्तों ये ज्योग्राफी का प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 46 को। 46 कहता है, श्रृंखला को पूरा कीजिए 4, 9, 16, 25, 36। तो ये स्क्वायर के फॉर्म है दोस्तों कि 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 16 हो जाता है जो कि 4 का स्क्वायर हो जाता है, 25 होता है जो कि 5 का स्क्वायर हो जाता है, तो 6 हो जाता है, 36 का स्क्वायर। तो अगला हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 47 को। 47 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान सामान्यतः किस स्थिति में लागू हो सकता है। क्या दोस्तों? कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान सामान्यतः किस स्थिति में लागू हो सकता है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दे जाएगा। तो इसका किस स्थिति में लागू हो सकता है दोस्तों? तो ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान सामान्यतः लागू हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 47 का। आइए देखते प्रश्न संख्या 48 को। 48 कहता है कि यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पश्चिम में, क्या दोस्तों? 10 किलोमीटर पश्चिम में, यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, 10 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। क्या दोस्तों? फिर बाएं मुड़ता है तो आ जाता है साउथ में, और कितना चलता है? 6 किलोमीटर। कितना? 6 किलोमीटर। इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो आ जाएगा पूरब में। कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। तो कहता है दोस्तों कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था दोस्तों, तो ये आ गया साउथ दिशा में, यानी कि दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को। 49 कहता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, क्या दोस्तों? पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में करा चुके हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यह होता है दोस्तों पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, ऋण एवं सहायता प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते प्रश्न संख्या 50 को। और यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में से आपको कितना उत्तर सही हुए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 50 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? क्या दोस्तों? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? नागार्जुन सागर में। आइए तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।